वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर का, जिसका नाम है बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे? तो बार मैग्नेट टॉपिक में बार मैग्नेट क्या होता है, उसके पोल क्या होते हैं, एक्सेस क्या होती है, इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर के बाद मैग्नेटिक लेंथ किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सेस कैसे दी जाती है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर के अलॉन्ग कैसे दी जाती है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म की बात हम करेंगे। वो करने के बाद में आप और हम जनरल पॉइंट पर या जनरल किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना हो तो फील्ड कैसे निकाली जाए। जनरल पॉइंट पे फील्ड निकालने के बाद आप और हम जेड एलिमेंट्स और नेट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस टॉपिक के, जिसमें डायपोल, बार मैग्नेट, ज्योमेट्रिकल लेंथ, पोल स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टीज और साथ साथ बेसिक कंसेप्ट के बायपोल को तोड़ दिया जाए, मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड करने पर बायपोल बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे क्या असर पड़ता है। साथ साथ ये भी सीखेंगे बेंड कर दो तो कितना असर पड़ता है, 90 डिग्री पे बेंड करो तो कितना असर पड़ता है, सेंटर पे थीटा एंगल बनाए तब क्या होता है, सेंटर पे पाई एंगल बनाए तब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। भाई दो अलग अलग मैग्नेट को साथ में रख दिया जाए तो नेट डायपोल मूवमेंट कैसे निकलता है, अपोजिट हो तब कैसे निकलता है, अलाइन करके लगा दिया जाए तब कैसे निकलता है, थीटा एंगल पर इंक्लाइन हो तब उस केस में कैसे निकलता है, थीटा एंगल अगर चेंज हो जाए तब रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकलता है। और डिफरेंट टाइप के शेप्स में अरेंज कर दिया जाए, चाहे वो टी शेप हो, चाहे एल शेप हो, चाहे क्रॉस शेप हो, फिर या क्लोज लूप के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए, चाहे क्लोज लूप में ट्रायंगुलर फॉर्म हो या फिर स्क्वायर फॉर्म हो या पेंटागन का फॉर्म हो, तब टोटल किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, ये हम इस पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे लेक्चर की। वेलकम स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट। आज हम उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, बार मैग्नेट के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर बार मैग्नेट का सीखने के बाद ना सिर्फ बोर्ड, आप महाराष्ट्र सीईटी, जेईई मेंस और नेट के प्रॉब्लम्स भी ट्राई करें, आपसे वो क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ऑल्दो मैंने इसे बोर्ड की प्लेलिस्ट में इसलिए रखा है ताकि बोर्ड के साथ में बच्चे कवर करते समय अपने बेसिक कंसेप्ट्स को प्रॉपर तरह से इंप्रूव कर पाए। तो ना सिर्फ बोर्ड के नजरिए से बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद लेक्चर होने वाला है। इवन इस लेक्चर के बाद में आप चाहे डीसी पांडे सॉल्व करें, एनसीईआरटी सॉल्व करें, या आप यूनिवर्सल सब स्कोरर सॉल्व करें, या आप किसी भी नेशनल ब्रांड का कोई मटेरियल सॉल्व करें, या एचसी वर्मा भी सॉल्व करें, तो आप इसे कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक। वेलकम स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का केवल बोर्ड से कंसर्न टॉपिक नहीं होगा, बार मैग्नेट को हम इस लेवल पे पढ़ेंगे जिससे कि महाराष्ट्र सीईटी, नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन आप अगर वर्कआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बोर्ड पर टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद में एक बार स्क्रीन पे जाऊंगा, पूरा आपको समराइज करवाऊंगा। समराइज करने के बाद में स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा आप लोगों से। वो क्वेश्चन महाराष्ट्र सीईटी, नीट और जेईई मेंस में आज जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड है, और उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में मैग्नेटिज्म टॉपिक है, आप जाके ओपन कीजिएगा। वैसे ही नेट की प्लेलिस्ट अलग बनी है और जेईई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अलग बनी है। उन क्वेश्चंस को आप वहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बार मैग्नेट के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि बार मैग्नेट में हम बात कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो यहां पर एक टर्म डिफाइन किया जाता है, उस टर्म को समझते हैं, पोल बोलते हैं हम लोग कई बार। तो पोल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोल? तो एक मीनिंग तो मैंने ये बताया कि जब आप अर्थ के लिए अर्थ रोटेट हो रही है इस एक्सिस के अबाउट नॉर्थ साउथ, वैसे इसकी तरफ अर्थ का रोटेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, बराबर है। तो जब हम मैग्नेट को फुली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट कुछ इस तरह से जाके सस्पेंड करने पर कुछ इस तरह से जाके रुकता है। तो जो पोल नॉर्थ के पास जा रहा होता है हम उसे नॉर्थ कहते हैं, और जो साउथ के पास जा रहा होता है उनसे हम साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल कह रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैग्नेट के अंदर या अर्थ के अंदर कौन सा मैग्नेट की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल मैग्नेट को सस्पेंड करने पर। तो यहां पर नॉर्थ पोल साउथ पोल कहा जाता है, लेकिन पोल का टेक्निकल मीनिंग क्या माना जाता है? भाई आप क्या कीजिए, नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट को लीजिए, एक आप आयरन फीलिंग्स, छोटे छोटे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रख लीजिए, आप किसी डब्बे में उन्हें भर दीजिए, उसके बाद उस बार मैग्नेट को अंदर से इस तरह से घुमाइए और उसको बाहर लेके आइए। तो ऐसा मिलेगा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड या मैक्सिमम जो डिपोजिशन होगा मटेरियल का
वो एजेस पर नहीं होगा, एजेस पे ना होते हुए कुछ इस तरह से बाहर, यहां इस पर कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम पाया जाएगा आपका, मतलब यहां पर आपको सबसे ज्यादा डिपोजिशन मिलने वाला है। तो पोल बेसिकली डेफिनेशन यहीं पर इसी तरह से बताई जाती है कि किसी भी मैग्नेट के अंदर का वो भाग, किसी भी मैग्नेट के अंदर का वो हिस्सा जहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, उसे पोल कहा जाता है। वापस सुनिएगा, किसी भी मैग्नेट के अंदर का वो हिस्सा जो मैग्नेट से थोड़ा सा अंदर पाया जाता है लेकिन वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, उसे पोल कहा जाता है। अब इस बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली पोल से ज्वाइन करते समय ये जो लाइन पास हो रही है इसे एक्सेस कहा जा रहा है, एक्सेस। और एक लाइन जो इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है इसे इक्वेटर कहा जाता है। जो लाइन मैग्नेट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और एक्सेस से परपेंडिकुलर हो उसे एक्सेस कहा जाता है। और उससे कंसर्न अगर पूरा प्लेन बनाया जाए तो इसे इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। कौन सा प्लेन कहा जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। नॉर्थ को प्लस एम से बताया जाता है, साउथ को माइनस एम से बताया जाता है। इवन अब देखिएगा, ये नॉर्थ ये साउथ, कई जगह पर इसे प्लस एम और माइनस एम से बताया जाता है, ठीक है ना, माइनस एम। तो एंड टू एंड सेपरेशन जो होता है मैग्नेट के बीच का, यहां से यहां तक का, उसे ज्योमेट्रिकल लेंथ कहा जाता है। कौन सी लेंथ कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। लेकिन हम बात करें ज्योमेट्रिकल लेंथ, इस केस में ये रहा, और पोल से पोल के बीच का सेपरेशन जो होता है उसे मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है। वापस देख लीजिएगा हमने क्या कहा, एंड टू एंड सेपरेशन के बीच का सेपरेशन जो होता है एंड टू एंड, उसे ज्योमेट्रिकल लेंथ कहा गया है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और दो पोल के बीच के सेपरेशन को हमने कौन सा लेंथ कहा है, तो हमने मैग्नेटिक लेंथ कहा है। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, यहां बड़ा कौन दिख रहा है, यहां बड़ा ज्योमेट्रिकल लेंथ है, छोटा कौन दिख रहा है, तो छोटा मैग्नेटिक लेंथ है। तो हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ जो आता है, मैग्नेटिक लेंथ जो बेसिकली बताया जाता है, ये ज्योमेट्रिकली पाया गया है कि 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है। इसके बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 टाइम्स ऑफ विच लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब देखिए, ये 12 मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमने ये ड्रॉ किया, ये एक्सेस, यहां से यहां सेंटर, और सेंटर को मैं ओ से बता देता हूं। तो यहां से यहां तक का सेपरेशन मान लीजिए L, इससे सेपरेशन कहा गया L। तो प्लस एम और माइनस एम दोनों के बीच का सेपरेशन 2L है, बराबर। और हमने अभी पहले भी बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ होती है, अंदर साउथ से नॉर्थ की हम बात कर रहे होते हैं। अब ये नॉर्थ प्लस एम और माइनस एम, एक और छोटा टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोला जाता है कई बार इसे, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, दोनों में से किसी भी एक पोल का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उन दोनों के बीच के कौन से लेंथ से, मैग्नेटिक लेंथ से, तो उसे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। इस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वापस से हम कहेंगे किस तरफ होती है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, साउथ से नॉर्थ, जबकि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की होती है। तो बाहर मैग्नेट का ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब देखिए, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बाहर मैग्नेट का डिफाइन किया गया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहां पर हम जानते हैं जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये सपोज आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगेन आपके पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ये बार मैग्नेट का फिर से साउथ और नॉर्थ हम बात कर रहे हैं। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि एक ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो, और एक बार मैग्नेट का आपके पास में साउथ हो और ये नॉर्थ हो। हम ये भी कह सकते हैं कि बार मैग्नेट का ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये बार मैग्नेट का एक नॉर्थ और ये साउथ, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बिठाए जा सकते हैं, बराबर। अब मान लीजिए थीटा और ये थीटा, तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये पॉइंट आपके पास में, ये पॉइंट आपके पास में, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, ये इस तरह से साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, तो वापस से पॉइंट आपके पास में साउथ से नॉर्थ, ये थीटा और ये थीटा। तो ये कहता हूं M1, ये मैं कहता हूं M2, ठीक है ना। तो जो हेड हेड के बीच में एंगल होगा
वही दोनों के टेल के बीच का एंगल होगा। अब यहां देखो साउथ नॉर्थ, यहां साउथ नॉर्थ, तो साउथ नॉर्थ बनाया हमने इस तरफ m1, वापस से साउथ नॉर्थ बनाया हमने इस तरफ m2, दोनों के बीच का एंगल कितना होता था? थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं? m12 स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ट्वाइस m1 m2 cos थीटा। ठीक है ना? इसे वेक्टर कॉन्सेप्ट से बताया जा सकता है, m12 स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ट्वाइस m1 m2 cos थीटा। ओके, अब आप यहां पर tan अल्फा क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा आप लिख सकते हैं m2 sin थीटा अपॉन में m1 प्लस m2 cos थीटा। m2 sin थीटा अपॉन में कितना? m1 प्लस m2 cos थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस इसके बारे में। ये नॉर्थ से साउथ, तो बेसिकली हम जानते हैं ये दो पॉइंट है, साउथ से नॉर्थ, ये आ गया आपके पास में m1, एंड साउथ से नॉर्थ ये आ गया आपके पास में m2, ये एंगल थीटा। हम जानते हैं बात अच्छे से, ये साउथ से नॉर्थ ये रहा आपके पास m1, और साउथ से नॉर्थ वापस से, तो यहां आ गया आपके पास में थीटा। हमें क्या होना है? हमें अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो दोनों के टेल और टेल के बीच का एंगल होना चाहिए। दोनों के किसके बीच का एंगल होना चाहिए? टेल और टेल के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर दोनों के बीच के टेल के बीच का एंगल देखा जाए तो एक तो है हेड के बीच का एंगल और एक टेल के बीच का एंगल। तो हम क्या करते हैं? m2 को एज इट इज रहने देते हैं, m1 को आगे ले चला जाते हैं, तो ये एंगल थीटा हो गया और ये दोनों के बीच का एंगल x हो गया। तो अब देखो m1 और m2 दोनों के बीच का एंगल x आ चुका है। अब जब एंगल x आया तो हम कह सकते हैं m12 का स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ट्वाइस m1 m2 cos x। अब x कैसे निकाला जाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा, x प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। m12 स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ट्वाइस m1 m2 cos 180 माइनस थीटा। अच्छा, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? तो cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा लिखा जाता है। तो इसे लिखा जा सकता है m12 स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 cos थीटा। कुछ इस हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे समझिए। अब अगर tan अल्फा की बात की जाए उस केस में, तो tan अल्फा क्या लिखा जा सकता है? tan अल्फा बेसिकली m2 sin x अपॉन m1 प्लस m2 cos x। tan अल्फा m2 sin x, x कितना है? तो 180 माइनस थीटा है, तो sin 180 माइनस थीटा m1 प्लस m2 cos 180 minus theta. So tan alpha can be written sin 180 minus theta sin theta होता है, and cos 180 minus theta minus cos theta होता है। तो हम कह सकते हैं tan alpha equal to m2 sin theta divided by m1 minus m2 cos theta। ये लिखा जा सकता है यहां पर। अब देखिए डिफरेंट केसेस समझ लेते हैं कि अगर डिफरेंट मैग्नेट किस तरह से रखे जाएं तो किस तरह से नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला जा सकता है। देखिए पहला केस समझते हैं। पहला केस है, मान लो ये साउथ नॉर्थ है, दूसरा मैग्नेट है ये भी साउथ नॉर्थ रखा हुआ है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1 है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m2 है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये साउथ नॉर्थ ऐसा रखा हुआ है और साउथ नॉर्थ ऐसा रखा हुआ है, ये m1 डायपोल मोमेंट और m2 डायपोल मोमेंट, ऐसा हम कह सकते हैं। इस केस में आप देख सकते हैं दोनों के डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, थीटा जीरो आएगा, थीटा जीरो आएगा तो वापस देखो यहां पर दोनों के डायरेक्शन सेम, तो आप सीधा सीधा लिख पाएंगे m12 स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ट्वाइस m1 m2 cos थीटा एंड tan अल्फा इक्वल टू m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 cos थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं केवल रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की। cos जीरो रखिए, cos जीरो रखा, cos जीरो कितना होता है? तो cos जीरो प्लस 1 होता है। अगर प्लस 1 होता है तो m12 स्क्वायर इक्वल टू आ गया m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ट्वाइस m1 m2। नाउ m12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा m1 प्लस m2। तो यहां पर कैंसिलेशन हुआ तो दोनों में इसका आंसर आएगा नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m12, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके पास में m1 प्लस m2, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है ऑपोजिट भी होता था, ये भी तो पॉसिबल था कि भाई ये साउथ नॉर्थ है और यहां पर नॉर्थ साउथ है, तो इसका हो गया m1, इसका हो गया m2, ये नॉर्थ साउथ है मान लीजिए, यहां पर हम लोगों ने रख दिया नॉर्थ साउथ नॉर्थ मतलब m1 मान लेता हूं,
और ये साउथ नॉर्थ मान लेता हूं, M2 मान लेता हूं। अब इस केस में चेक करके देखो, इस केस में चेक करने पर आपको मिलेगा M1 और M2 दोनों अपोजिट है, और दोनों अपोजिट है तो थीटा 180 डिग्री है। वापस इस केस में चेक करो, M1 लेफ्ट है, M2 राइट है, दोनों अपोजिट है तो थीटा वापस से कितना है, 180 डिग्री है। तो M12 स्क्वायर इक्वल टू सिंपल लिखा जा सकता है M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर ट्वाइस M1 M2 cos 180। अच्छा, cos 180 कितना होता है, cos 180 होता है -1, तो M12 का स्क्वायर लिखा जा सकता है M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस M1 M2। M12 स्क्वायर कैन बी रिटन M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर, तो M12 विल बिकम M1 माइनस M2। तो सब्सट्रैक्शन निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अब ये दो केस तो हमने देख लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। अब देखो यहां पर क्या है, अगर 90 डिग्री एंगल हो दोनों मैग्नेट के बीच में, मतलब दो बार मैग्नेट रखे गए और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब हम क्या करेंगे। तो भाई जब दो बार मैग्नेट रखे जाए और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनने वाला है। मान लो ये साउथ नॉर्थ है, मान लीजिए ये साउथ नॉर्थ है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। नाउ साउथ नॉर्थ, ये हो गया आपके पास M1, ये हो गया आपके पास में M2, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो M12 स्क्वायर कैन बी रिटन M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर ट्वाइस M1 M2 cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो वो 0 होती है। तो M12 स्क्वायर दैट विल बिकम M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर cos 90 0, तो M12 दैट विल बिकम अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। और सोचो अगर दोनों के डायपोल इक्वल कह दिए जाए, तो अगर दोनों के डायपोल इक्वल कह दिए जाए तो आप और हम क्या पाएंगे, M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2M स्क्वायर, और अंडर रूट 2M स्क्वायर को आप रूट 2M लिख सकते हैं, यू कैन राइट रूट 2M, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने डायपोल मूवमेंट निकालना सीखा। कभी कभी डायपोल मूवमेंट के केस ऐसे भी आते हैं, आपको इस तरह से ना देते हुए डायपोल कुछ इस तरह से दे दिए जाते हैं कि ये नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ है, वापस से हमने मैग्नेट रख दिया, ये भी साउथ नॉर्थ है, और वापस से एक मैग्नेट रख दिया, ये भी साउथ नॉर्थ है, ठीक है। अब साउथ नॉर्थ हो गया, मान लो डायपोल मूवमेंट M, मान लेता हूं ये M1, ये M2, और ये मान लेता हूं मैं आपके पास में M3। साउथ नॉर्थ मतलब यहां से आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो भाई जब भी क्लोज लूप फॉर्म होता है तो वेक्टर में आप और हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर 0 आता है। देखो एक का हेड, दूसरे का टेल, फिर से हेड और दूसरे से टेल, फिर से हेड और फिर से टेल, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल जब एक ही पॉइंट पर होते हैं तो आंसर 0 आता है। उसका कारण आप सीख भी सकते हो। भाई मान लो ये M1 है, ये M2 है, तो डेफिनेटली आप इसका रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ से निकालने वाले हो, तो ये रिजल्टेंट आने वाला है M1 प्लस M2। अब इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट पहले आपने लगा दिया है M3। अब M3 M1 प्लस M2 ऐसे हैं, ठीक है, और M3 आपके पास ऐसा है। तो आप ये चेक करो कि M1 प्लस M2 और M3 दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको नजर आ रही है। जब M1 प्लस M2 और M3 की डायरेक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट आंसर कितना आने वाला है। मान लो ये +10 होता है और ये -10 होता है, भाई ये +10 होता है और ये -10 होता है, तो +10 -10 आंसर कितना आता, तो +10 -10 आंसर आपके पास में 0 आता था, बराबर है। अब सोचिए ध्यान से, ये साउथ नॉर्थ है, वापस चेक कीजिए ये साउथ नॉर्थ है, फिर से चेक कीजिए कि ये साउथ नॉर्थ है, और वापस चेक कीजिए कि ये साउथ नॉर्थ है। अब इस केस में ये आ गया M1, ये आ गया M2, ये आ गया M3, और ये आ गया आपके पास में M4। तो ये एक का हेड, दूसरे का टेल, फिर से हेड, फिर से टेल, फिर से हेड और टेल, फिर से हेड और टेल, बराबर है। क्लोज लूप फॉर्म हुआ, तो वेक्टर सम वापस निकालेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ना सिर्फ ये ट्राइंगल, ना सिर्फ ये स्क्वायर, ये चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, या कोई भी क्लोज लूप हो जिसमें हेड टेल कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा हो, उन सबका आंसर हमेशा 0 ही आता है। अब देखिए कुछ चेंजेस, देयर आर सम इंपॉर्टेंट चेंजेस, इस पे क्वेश्चन काफी फ्रेम किए गए आज तक, और फ्रेम किए जाते भी हैं और किए जाते रहेंगे। इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, महाराष्ट्र सीटी में तो अक्सर बनते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास में एक बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये +M, ये -M है, यहां से यहां तक L है, यहां से यहां तक L है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M × ट्वाइस L फैक्टर है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट दो बातों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, एक तो पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और पोल स्ट्रेंथ के साथ साथ दोनों के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है।
और ये सेपरेशन कौन सा सेपरेशन होगा? तो ये दोनों का मैग्नेटिक सेपरेशन है, मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे इसे। अब देखो पोल स्ट्रेंथ का सीधा संबंध किस बात से होता है? मान लो एक मैग्नेट है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से है, लेंथ देखना ध्यान से, लेंथ तीनों की सेम है, ऑल आर हैविंग सेम लेंथ, तीनों में अंतर क्या नजर आ रहा है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मानता हूं A1, इसका A2 और इसका A3, ऐसा समझते हैं हम। तो सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका है? तो सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया A3 का है, फिर A2 का है और फिर इसके बाद A1 का है, बराबर है ना? तो सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया A3, फिर A2 और फिर A1। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस केस में क्रॉस सेक्शन में अवेलेबल होंगे? तो इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे। तो ज्यादा पोल स्ट्रेंथ किसकी होगी? जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे उतना ज्यादा मैग्नेट फॉर्म होगा, मतलब उतने ज्यादा डायपोल की हम बात करेंगे तो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग इस केस में होगा। तो अभी हमें जो हेडिंग पढ़नी वो हेडिंग ये है, कटिंग ऑफ मैग्नेट। या मैग्नेट को जब कट कर दिया जाता है तो किस तरह से लग रहा होता है? व्हेन मैग्नेट इज कट, तो अब कैसे सॉल्व किया जाए? तो हम दो तरह से कट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, पहला ऐसा, ये रहा आपके पास में एक्सेस, तो अलोंग एक्सेस कर सकते हैं, और ये रहा आपके पास में इक्वेटर, तो अलोंग इक्वेटर कर सकते हैं। तो हम दोनों तरह से देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं अलोंग इक्वेटर कट करने पर। भाई अलोंग इक्वेटर आप कट करते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट पुराना था, प्लस एम माइनस एम, आपने यहां से कट कर दिया। पहले 12 सेपरेशन था, जैसे ही कट किया तो हर मैग्नेट जो था वो नॉर्थ साउथ में तो कन्वर्ट हो ही गया, क्योंकि मैग्नेट को जब भी कट किया जाता है तो उसका पोल डेवलप हो जाता है। पर यहां पे जो टोटल लेंथ आपके पास 12 थी, वो इस केस में लेंथ एल हो गई, इस केस में लेंथ एल हो गई, ठीक है? प्लस एम था तो अभी भी प्लस एम है, अभी भी माइनस एम है, प्लस एम और अभी भी माइनस एम है। यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था m इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय 12। पहले से संबंध बनाना है अगर, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, m/2। तो जब भी मैग्नेट को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, व्हेन वी डिवाइड इन इक्वल पार्ट, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हो गया। अब यही केस थोड़ा सा अलग लेते हैं। अगर आपने यही केस क्या किया होता था, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया होता था। अगर आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता था तो NS, NS और NS, टोटल लेंथ था आपके पास में 12। अब आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो लेंथ हो गया 12/3, 12/3 और 12/3। यहां से यहां तक का लेंथ 12/3, ये लेंथ 12/3 और ये लेंथ 12/3। तो m डैश निकालना है भाई। m तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर था वही क्रॉस सेक्शनल, देखो यहां पर वही सेम एरिया है, एरिया सेम है तो पोल स्ट्रेंथ सेम होगा। तो हम m डैश कह सकते हैं m मल्टीप्लाई बाय 12/3, सो m डैश कैन बी रिटर्न m/3। तो भाई 2 पार्ट में किया तो डिवाइड बाय 2, 3 पार्ट में किया तो डिवाइड बाय 3, 4 पार्ट में करते तो डिवाइड बाय 4, 5 में करोगे तो डिवाइड बाय 5, तो n पार्ट में डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय n आ जाएगा। मतलब जब भी इक्वेटर के अलोंग n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है उतने से बदल जाती है। अब समझना बेटा, इस बात को समझना। हम ये कहते हैं कि इस बार हमने इक्वेटर के अलोंग डिवाइड ना करते हुए, मान लो ये बार मैग्नेट है, इसका हमने प्लस एम कह दिया, इसका माइनस एम कह दिया, दोनों के बीच का सेपरेशन ट्वाइस एल कह दिया, m इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एल कह दिया। अब हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट के 2 टुकड़े कर दिए, हमने एक्सेस के अलोंग इसे काट दिया। जब एक्सेस के अलोंग काट दिया तो आप देख सकते हैं ये बन गया इस तरह से पार्ट। तो जो पहले प्लस एम हुआ करता था वो प्लस m/2 हो गया, वापस से 2 पार्ट में डिवाइड किया तो प्लस m/2 हो गया, लेकिन इनके बीच का सेपरेशन माइनस m/2, माइनस m/2, प्लस m/2 और माइनस m/2, सेपरेशन तो अभी भी 2l ही रहा, सेपरेशन में तो कोई बदलाव नहीं आया। तो नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m/2 मल्टीप्लाई बाय 2l, तो हम कह सकते हैं m मल्टीप्लाई बाय 2l डिवाइड बाय 2, तो m डैश इक्वल टू m/2 इसे कहा जा सकता है। मतलब अगर आपने एक्सेस के अलोंग में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो डिवाइड बाय 2 हो गया। आप सोचो, इसी को आप क्या करते, इसी को आप 3 भागों में डिवाइड करते,
पहला हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, और लास्ट में तीसरा हिस्सा ये रहा। 3 हिस्सों में डिवाइड करने पर पोल स्ट्रेंथ होती है m/3, फिर से होती है m/3, फिर से होती है m/3। तो नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी भी देखो यहां पर ध्यान से -m/3, -m/3 और -m/3। लेंथ तो चेक करो, यहां से यहां तक का लेंथ कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि लेंथ तो चेंज किया ही नहीं गया है, जो भी काटा गया अलॉन्ग द एक्सेस काटा गया है। तो m डैश आ जाता था आपके पास में m/3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो m मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 3, तो वापस से m/3। मतलब अगर 1 पार्ट में था तो m था, 2 इक्वल पार्ट में एक्सेस के अलॉन्ग डिवाइड किया तो m/2, 3 इक्वल पार्ट में एक्सेस के अलॉन्ग डिवाइड किया तो m/3। मतलब अगर n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते तो बोलो कितना हो जाता? n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते तो वापस से अलोंग द एक्सेस या अलोंग द इक्वेटर, दोनों केस में m/n n पार्ट से डिवाइड हो जाता। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे समझिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m मल्टीप्लाई बाय 12 है। पहला उसको एक्सेस के अलॉन्ग कट किया, दूसरा उसको इक्वेटर के अलॉन्ग कट किया। वापस चेक कर लो, पहला किसके अलॉन्ग कट किया? एक्सेस, उसके बाद इक्वेटर। तो बताओ फाइनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? भाई एक्सेस के अलॉन्ग कट किया, जैसे 2 इक्वल पार्ट में कट करने की बात बोली, यहां से कट किया और यहां से कट किया, तो ये m/2, ये m/2, भाई ये -m/2, ये -m/2, दोनों के बीच का सेपरेशन तो चेंज हुआ नहीं। तो m डैश इक्वल टू m/2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो m डैश इक्वल टू आ गया m/2। मतलब पहले एक्सेस के अलॉन्ग कट किया तो m/2 हो गया। अब क्या हुआ? आपके पास में ये दे रखा है +m/2 -m/2, सेपरेशन आपके पास में ट्वाइस l है, ये कंडीशन आ गई है। अब इसको आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये m/2 -m/2, वापस से +m/2 -m/2, सेपरेशन अब कितना हो गया? 12 का हाफ l हो गया। अब नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डबल डैश कितना आएगा? तो m/2 मल्टीप्लाई बाय l आएगा। भाई हमको इनिशियल के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऊपर m मल्टीप्लाई बाय 12 चाहिए, तो m मल्टीप्लाई बाय 12 चाहिए, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से वापस से डिवाइड करो, तो m डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या m डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, या जिसे मैं डायरेक्टली m/4 कह सकता हूं। तो मैं सीधा सीधा ऐसा भी कह सकता हूं कि एक बार किया तो m/2, भाई इक्वेटर के अलॉन्ग किया, 2 इक्वल पार्ट में किया, सुनना ध्यान से, इक्वेटर के अलॉन्ग किया और 2 इक्वल पार्ट में किया तो m/2। अब उसको एक्सेस के अलॉन्ग कर दिया तो वापस से 2 पार्ट में किया, मतलब जो था उसका वापस m/2, तो m/2 का m/2 कितना हुआ? m/2 का और हाफ कितना हुआ? m/4 हुआ। मतलब अगर किसको एक्सेस के अलॉन्ग कट किया जाए m/n, n पार्ट में, इक्वेटर के अलॉन्ग किया जाए n, तो पहले एक्सेस के अलॉन्ग किया जाए और उसके बाद इक्वेटर के अलॉन्ग किया जाए, मतलब पहले करो एक्सेस के अलॉन्ग, बाद में करो किसके अलॉन्ग? इक्वेटर के अलॉन्ग। तो ये m/n और इस m/n का डिवाइड बाय n, तो ये m/n² आ गया। अगर 2 पार्ट में कट किया तो आंसर डायरेक्टली m/4 लिख सकते हैं। भाई पहले एक्सेस के अलॉन्ग 3 पार्ट में कट किया, फिर इक्वेटर के अलॉन्ग 3 पार्ट में कट किया, तो m/9 आंसर आएगा। तो इस तरह से हम आंसर्स भी निकाल सकते हैं। तो कटिंग ऑफ मैग्नेट भी हम पढ़ चुके हैं, बार मैग्नेट भी हम पढ़ चुके हैं, बराबर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में इसके बाद, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिफाइन क्या किया था। हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक फील्ड को कि भाई मान लीजिए नॉर्थ पोल है जो कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इसके पास में अगर मैं यूनिट पोल लेके आया तो ये प्लस और प्लस के बीच में होगा रिपल्शन। एक्सपीरियंस किसने किया? छोटू लाल ने। तो हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड अराउंड द मैग्नेट वेयर अदर मैग्नेट फील आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए एक और टॉपिक है जिसे कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में था वैसे मैग्नेटिज्म में है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ाया गया था कि पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 सेपरेशन R, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है Q1 मॉड Q2 अपॉन R²। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया था तो मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R² हम लोगों ने नाम दिया था।
के को हम लोगों ने क्या कहा था, तो हमने कहा था 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा हम कह चुके थे। अब यहां पे आपके पास में दो पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहला पोल M1 दूसरा पोल M2। हालांकि सेम पोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अलग अलग पोल्स की बात कर रहा हूं। मान लो ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये साउथ पोल है, या मान लो ये नॉर्थ पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है। दो पॉसिबिलिटी है, नॉर्थ साउथ हुए तो अट्रैक्शन होगा, नॉर्थ हुए तो रिपल्शन होगा, या साउथ साउथ हुए तो भी रिपल्शन होने वाला है। तब इस केस में हम क्या बोलेंगे, हम इस केस में कहने वाले हैं कि लगने वाला फोर्स दोनों की पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कांस्टेंट मॉड M1 मॉड M2 अपॉन आर स्क्वायर दिया जाता है। के की वैल्यू दी जाती है μ0 अपॉन 4π मॉड M1 मॉड M2 अपॉन आर स्क्वायर से कहा जा सकता है। भाई यहां पर 1/4πε0 का मीनिंग होता है 9 × 10⁻⁹, या μ0 अपॉन 4π का मीनिंग होता है 10⁻⁻7। μ0 अपॉन 4π कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। अब आइए स्टूडेंट समझते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ समझने के बाद अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट पोल। तो हम दोनों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करेंगे हम, दूसरा कंपैरिजन करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करेंगे, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन करेंगे। तो आइए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, force experienced by unit pole is called magnetic field। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, वैसे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिट पोल। ड्यू टू विच पोल, once again I am repeating, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच पोल, दैट इज यूनिट पोल। अब ये कैसे बताया जाता है, तो मान लो कि आपके पास एक चार्ज है, हम उससे आर सेपरेशन पर कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, बराबर है। हम इस चार्ज के कारण आर सेपरेशन पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो कैसे निकाला जाएगा, तो भाई वहां पे फोर्स निकाल लो। फोर्स किससे निकालते, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब F अपॉन Q0 निकाल लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ये आ गया KQ/R²। दिस इज गिवन एज KQ/R²। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें, कोई यूनिट पोल ले लीजिए जिसका M, हमने टेस्ट पोल लाया, M0 आर सेपरेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, लगा क्या, फोर्स निकाल लो। फोर्स निकाला तो वो आया μ0 अपॉन 4π M0 अपॉन R², M0 अपॉन R²। अब हमें चाहिए F अपॉन M0, तो दोनों तरफ M0 से डिवाइड कर दो, तो F अपॉन M0 μ0 अपॉन 4π M0 इंटू R²। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, μ0 अपॉन 4π M अपॉन R² से लिखा जा सकता है। तो देखो यहां पे एक बात सीखने को मिली, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। वापस से, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो अगर आप फोर्स और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा होता है। दिस इज द डायग्राम, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम इज गिवन एज लाइक दिस। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है ड्यू टू बार मैग्नेट एंड ड्यू टू, देखो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर प्लेलिस्ट क्रिएट हुई है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग द एक्सेस अलोंग द इक्वेटर एंड जनरल सिचुएशन, ये तीनों सिचुएशन मैंने डिस्कस की स्टूडेंट्स। तो मैं आपको आगे लेक्चर प्रोसीड करने से पहले सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप जाके उस बात को जरूर देखें, यू शुड सी। वो लेक्चर देखने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन वहां पे कंप्लीट हो जाता है जो मैंने वहां पे कंप्लीट किया था, मैग्नेटिज्म का आपके सामने अभी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसका चल के कंपैरिजन करेंगे कि दोनों का कंपैरिजन करने पर क्या हो रहा होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। मान लीजिए ये आपके पास में बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सेंटर पॉइंट है, ये हो गया इसका एक्सेस। मुझे पॉइंट P पर, एक्सेस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, जबकि हम जानते हैं नॉर्थ प्लस M,
साउथ माइनस एम, यहां से यहां तक का सेपरेशन एल, और यहां से यहां तक का सेपरेशन एल कह सकते हैं। अब समझना बेटा ध्यान से, मैं अगर आपसे कहता हूं कि इस डायग्राम में देख के ओपी बताओ, ओ से लेकर पी तक का सेपरेशन, तो आप कहोगे आर है। मैं अगर आपसे कहता हूं कि ओ से पी तक के सेपरेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ओ से पी तक के सेपरेशन को आप और हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ओ से लेकर एन तक का सेपरेशन और एन से लेकर पी तक का सेपरेशन। तो आर, ओ से लेकर एन तक के सेपरेशन को एल से कह सकते हैं, तो एन से लेकर पी तक के सेपरेशन को, पी से एन तक के सेपरेशन को आर माइनस एल कह सकते हैं, बराबर है, आर माइनस एल कह सकते हैं। वैसे अगर मैं कहता हूं कि पी से लेकर एस तक के सेपरेशन को बताओ, तो पी से लेकर एस तक के सेपरेशन को आप कह सकते हैं पी से ओ एन ओ से एस, पी से ओ और ओ से एस। पी से ओ चेक करो तो पी से ओ आपको मिलता है आर, और ओ से एस हम बात करो तो आपको मिलता है एल, तो पी से एस बेसिकली आर प्लस एल लिखा जा सकता है। तो हमको करना क्या है, हमको बार मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, बराबर है ना। तो हमें जब भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना हो तो बेसिक डेफिनेशन याद करना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पोल, यूनिट पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हम उसकी बात कर रहे होंगे। तो हम कहते हैं जब भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर यूनिट पोल रख देना चाहिए, क्योंकि यूनिट पोल पे फोर्स की डायरेक्शन उस पर फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अच्छा ये पॉजिटिव, तो ये नॉर्थ पोल पी को रिपल करेगा, तो रिपल्शन करेगा, तो पी पर नॉर्थ के कारण जो आएगा फील्ड वो राइट साइड आएगा रिपल्शन के कारण, क्योंकि जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखो ये यूनिट पोल मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हुआ रिपल्शन हुआ, तो भाई अट्रैक्शन हुआ तो पी पर एस के कारण माइनस आई कैप, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या कहा जा सकता है, बीपीएन प्लस आई और बीपीएस माइनस आई, तो रिजल्टेंट फील्ड को कहा जा सकता है बीपीएन माइनस बीपीएस आई कैप, ऐसा कहा जा सकता है, बराबर है। तो अब हम बीपीएन निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल। अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी एम पोल के कारण आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां एम मॉड लेना है आपको, एम मॉड लेना है। तो नॉर्थ पोल का प्लस एम, उसका मॉड एम ही आएगा, और पी से लेकर एन तक का सेपरेशन, तो पी से लेकर एन तक का सेपरेशन बोलो कितना है, पी से लेकर एन तक का सेपरेशन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। वैसे आप पी से लेकर एस तक की हम बात करते हैं, पी से लेकर एस तक की बात करते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एस, साउथ पोल माइनस एम है, लेकिन हमको मॉड लेना है, तो माइनस एम का मॉड कितना हुआ, तो प्लस एम हुआ। और आप चेक करो पी से लेकर एन तक की हम बात कर रहे हैं, तो पी से लेकर, एक मिनट रुकिए, एस तक की हम बात कर रहे हैं, तो पी से लेकर एस तक है आपके पास में आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो रिजल्टेंट फील्ड के इस एक्सप्रेशन में बीपीएन माइनस बीपीएस प्लस आई कैप कहा जा सकता है। बीपीएन हम बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइड बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस आई कैप। तो हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट फील्ड के बारे में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस आई, तो ऐसा कहा जा सकता है। तो रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू जो आएगी, दैट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फील्ड विल बी गिवन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस आई आ रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह पे वैल्यू सॉल्व करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप और हम ये भी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है आपके पास में, अगर ओपन करके लिखा जाए तो 4ab, और a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से आप देखो बी आर क्या लिख सकते हो, बी आर लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, यहां आ गया 4 इंटू आर इंटू एल डिवाइड बाय कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आई कैप। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम मल्टीप्लाई बाय 2l इंटू आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आई कैप। तो देखो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो ऐसे केस में
हम ये बात जानते हैं स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय 2l को हम क्या लिखते हैं, तो कैपिटल M लिखते हैं। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस कैपिटल M R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस I कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फील्ड की वैल्यू आपके पास में इस डायरेक्शन में मिलेगी हम लोगों को। ठीक है ना। अब देखो एक केस समझना, इफ शॉर्ट मैग्नेट वर्ड यूज किया जाए, मैग्नेट आपके पास कैसा हो, शॉर्ट मैग्नेट हो, तो शॉर्ट मैग्नेट अगर हो तो उस केस में क्या होने वाला है, तो शॉर्ट मैग्नेट अगर हो तो उस केस में हम ये कहने वाले हैं आर की वैल्यू बड़ी होगी और एल की वैल्यू छोटी होगी। मान लो ये आपको दे दिया है कि मिलीमीटर में है और इस सेंटीमीटर में दे दिया, और ये एमस्ट्रॉन्ग में दे दिया और ये सेंटीमीटर में दे दिया, ऐसा कभी दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे, जब आर बहुत बड़ा हो जाएगा एल के रिस्पेक्ट में तो हम एल स्क्वायर छोटे का और स्क्वायर, भाई छोटे का स्क्वायर क्या होता है, तो छोटे का स्क्वायर तो और छोटा होता है, तो रिजल्टेंट फील्ड को आप क्या लिख पाओगे, आप लिख पाओगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस आई, रिजल्टेंट फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर की पावर 4 प्लस आई कैप। तो रिजल्टेंट फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब प्लस आई कैप इसे लिखा जा सकता है। तो रिजल्टेंट फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। निकाला किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, किसके कारण निकाला, हमने बार मैग्नेट के कारण एक्सेस पे निकाला। तो बार मैग्नेट के कारण एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकलने के बाद अब हम बात करते हैं इक्वेटर के बारे में कि भाई बार मैग्नेट के इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकाला जाए और उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर एक्सेस और इक्वेटर दोनों में रिलेशन क्या होगा, किसका कैसा होगा और कौन किस तरह से रिलेट हो रहा होगा। तो आइए समझते हैं अब इस बात को। मान लीजिए आपके पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैंने नॉर्थ को प्लस एम कह दिया, साउथ को माइनस एम ओ कह दिया। यहां से यहां तक हम बात कर रहे हैं एल, अगेन हम बात कर रहे हैं एल, ये आर पॉइंट है, पॉइंट पी, हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब भी आपको फील्ड निकालना हो तो आपको एक काम करना चाहिए, पहले बेसिक डेफिनेशन को याद करना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन कहती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल मतलब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पहले उस पॉइंट पर यूनिट पोल रख दो, ये यूनिट पोल रख दिया। अब ये नॉर्थ है मतलब प्लस एम है और साउथ है मतलब माइनस एम है। भाई नॉर्थ है मतलब प्लस एम है, साउथ है मतलब माइनस एम है, तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि नॉर्थ इसको रिपल करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू नॉर्थ, और ये साउथ है अट्रैक्ट करेगा, साउथ अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां से ज्वाइन किया इस तरह से, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो हम सीधा सीधा डायग्राम बना सकते हैं कुल मिलाकर। वो डायग्राम ऐसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, या ये कह लो ये भी थीटा और ये भी थीटा आपके पास में कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आ गया बीपीएन, ये आ गया बीपीएस। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में गौर से देखा जाए, आपको अगर दिख रहा हो ये बात, ओ ये आपके पास एन है, ये आपके पास पॉइंट पी है, ये आपके पास में एस है, ये एल था, ये एल है, ये आर है, तो ये अंडर रूट आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अंडर रूट आपके पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आता है। कैसे आता है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा ओ से एन बराबर, तो हम सीधे सीधा कह सकते हैं ओ से एन जब भी कोई बात करे, ओ से एस जब भी कोई बात बोले तो एल बोलना, पी से एन कह दे या पी से एस कह दे तो अंडर रूट क्या कहना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बीपीएन और बीपीएस, चलिए वो वैल्यू निकाल के पुटअप करते हैं। बीपीएन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ प्लस एम होता है, प्लस एम का मॉड, बोलो भाई प्लस एम का मॉड तो एम होता है, अपॉन पी से लेकर एन तक का स्क्वायर, पी से लेकर एन तक का स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, पी से लेकर एन तक का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये आता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सिंपली।
क्योंकि भाई आप जब दोनों का स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे, तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, साउथ पोल कैसा होता है तो माइनस एम होता है, साउथ कैसा होता है तो माइनस एम होता है। अगर साउथ माइनस एम होता है, वापस सुनना, अगर साउथ माइनस एम होता है तो हम ये कह सकते हैं माइनस एम का मॉड वापस से प्लस एम, तो पी से लेकर एस तक का स्क्वायर कहा जा सकता है। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, पी से लेकर एस कितना है तो वापस से पी से लेकर एस तक का होल स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है, ये दोनों के फील्ड इस पॉइंट पे जो आपको दिख रहे हैं, ये बी पी ड्यू टू नॉर्थ, बी पी ड्यू टू साउथ, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, बराबर, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो दोनों यहां पर सेम है। तो या तो इसे बीपीएस लिख दीजिए या इसे बीपीएस लिख दीजिए, ये थीटा बना दीजिए, थीटा बना दीजिए, ठीक है, थीटा थीटा बनाया, या तो बीपीएस या बीपीएस दोनों कह दीजिए, या बीपीएन बीपीएन कह दीजिए। अब यहां पर दो वेक्टर हैं, दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक है कंपोनेंट मेथड और दूसरा है वेक्टर मेथड। भाई एक है कंपोनेंट मेथड, एक है दूसरा वेक्टर मेथड। मैं दोनों मेथड से डिस्कस करूंगा आप लोगों को। भाई वेक्टर मेथड ऐसा कहती है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और उनका रिजल्टेंट एंगल अल्फा होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट होता है ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई 2 एंड रिजल्टेंट एंगल होता है टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब देखो यहां दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा ट्वाइस, देखो मॉड ए मॉड बी इक्वल है, तो ए के प्लेस पे बी लिखो या बी के प्लेस पे ए लिखो, बात तो एक ही है। तो हमने लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एस कॉस थीटा। तो दोनों के टेल के बीच का एंगल चेक करो, ए के और बी के, ए और बी के टेल के बीच का एंगल थीटा है, तो बीपीएस बीपीएन दोनों के बीच के टेल का एंगल चेक करो, तो थीटा थीटा कितना है 2 थीटा है, तो 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो आपके पास में बी आर आ जाएगा ट्वाइस बीपीएस कॉस थीटा, ट्वाइस बीपीएस कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, बराबर है। तो मैं पहले वेक्टर मेथड से बता रहा हूं, उसके बाद में आप लोगों को रिजोल्यूशन मेथड से बात करूंगा। तो देखिए रिजल्टेंट फील्ड की हम बात करें तो रिजल्टेंट फील्ड को लिखा जा सकता है ट्वाइस बीपीएस इंटू कॉस थीटा, आपके पास निकल कर आता है, ठीक है। और रिजल्टेंट डायरेक्शन की बात करें तो टेन अल्फा की वैल्यू निकल कर आती है 10 थीटा थीटा 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो टेन अल्फा की वैल्यू आती है 10 थीटा, 10 अल्फा 10 थीटा आता है। तो हम बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बोला जा सकता है, इससे भी थीटा एंगल पे और इससे भी थीटा एंगल पे। अब समझो ध्यान से क्या हुआ, हमें बीपीएस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और हम बात कर रहे हैं कॉस थीटा के बारे में। अच्छा कॉस थीटा, तो ये थीटा, यहां से कॉस थीटा निकाल के चेक करो, तो ये ट्राइंगल बन गया इस तरह से, ये थीटा, ये एल, ये आर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज बचा हुआ बेस, कॉस थीटा कितना हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपके पास में ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हम कह सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम मल्टीप्लाई बाय 12 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 आ जाता है आपके पास में। और आप ये भी जानते हो m मल्टीप्लाई बाय 12 को कैपिटल M लिखते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इससे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है, बराबर है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरह से निकाली जाएगी, इसमें एक बात और नोटिस करना, मैंने बोला था कि अगर बार मैग्नेट शॉर्ट कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, शॉर्ट बार मैग्नेट कह दिया जाए, तो रिजल्टेंट फील्ड तो आपके पास निकल चुका है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2,
ये हम कह चुके रिजल्टेंट फील्ड। शॉर्ट मैग्नेट के लिए आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है एल के रिस्पेक्ट में, तो एल स्क्वायर हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इक्वेटर पर हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेटर पर वैल्यू मिलती है आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये इक्वेटर पे वैल्यू आ गई। अब अगर इक्वेटर और एक्सेस को कंपेयर करो तो एक्सेस पे जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी थी एल से, तो हमने लिखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब। भाई इक्वेटर पर इसे लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और दोनों को कंपेयर कर लो तो दोनों को कंपेयर करने पर आपको लिखा जाएगा बी एक्सेस अपॉन बी इक्वेटर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये सब कैंसिलेशन होने पर आंसर मिलता है 2:1। मतलब एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटर होगी। वापस चेक कर लो भाई, एक्सेस पे डबल वैल्यू होगी इक्वेटर के कंपैरिजन में। ये बात, अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट मेथड से कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड विद कंपोनेंट मेथड, रिजोल्यूशन मेथड। तो यहां पर कंपोनेंट मेथड निकालते समय आप नोटिस करना कि भाई ये रहा आपके पास में बीपीएस, ये रहा आपके पास में बीपीएन, और ये रहा आपके पास में एंगल थीटा और ये थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा थीटा रहा तो हम ये कह सकते हैं ये बीपीएन, तो ये बीपीएन का एक्स कंपोनेंट और ये बीपीएन का वाई कंपोनेंट, ये थीटा, क्योंकि ऐसा होने का मतलब हुआ राइट और अप, बीपीएन का एक्स कंपोनेंट, वैसे ही ऐसा होने का मतलब बीपीएस का एक्स कंपोनेंट और बीपीएस का वाई कंपोनेंट। ये रहा आपके पास में थीटा। अब देखो दोनों के ये कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है और दोनों के ये कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब दोनों की वैल्यू ये सेम है बीपीएन और बीपीएस की, तो मैं ऐसा कह सकता था ना कि ये बीपीएन एक्स, तो ये बीपीएन वाई, तो मैं इसे भी बीपीएन एक्स कह देता हूं और इसे बीपीएन वाई कह देता हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको सभी डिस्कस किया कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो भाई अगर ये सेम है तो ये प्लस है और ये माइनस है, सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आएगा प्लस बीपीएन वाई माइनस बीपीएन वाई। पी पॉइंट पर एन नॉर्थ पोल के कारण वाई कंपोनेंट, दोनों सेम है तो आंसर 0 हो गया। तो हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट की, तो एक्स कंपोनेंट की बात करें तो पी पॉइंट पर नॉर्थ पोल का एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन राइट, पी पॉइंट पर नॉर्थ पोल के पर एक्स कंपोनेंट, तो दोनों का डायरेक्शन आपको निकल कर आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ पी पॉइंट पर नॉर्थ पोल के कारण एक्स कंपोनेंट आ जाता है। ये आपके पास समेशन बी एक्स आ जाता है। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका सम बी एक्स का स्क्वायर सम बी वाई का स्क्वायर निकाला जाता है। अब सोचो अगर y 0 हो गया तो बचा क्या, जो भी बचा वो सम ऑफ बी एक्स बचा, सम ऑफ बी एक्स बचा मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीपीएन एक्स बचा, बराबर। हम निकालने का तरीका सुनो ध्यान से कैसा, भाई ये थीटा, ये बीपीएन का एक्स कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बचा बेस, तो बोलो कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस बीपीएन, तो पी पर नॉर्थ पोल का एक्स कंपोनेंट, नॉर्थ पोल का कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है, बीपीएन कॉस थीटा, तो यहां कुल मिला के आ गया ट्वाइस ऑफ बीपीएन कॉस थीटा। और देखो ये आ गया तो इसके बाद तो हमने पूरा के पूरा अभी रिपीट किया था जो आपने नोट डाउन में नोटबुक में लिखा होगा। तो इस तरह से पूरी कहानी सॉल्व करने पर, बीपीएन की वैल्यू पुटअप करने पर इक्वेटर के अलॉन्ग सीधा सीधा आपको आंसर मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।